हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MHI 103 के वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में कवर नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। MHI 103 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी आपका मटेरियल है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन प्लेलिस्ट के लिंक से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 103 की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर गिवन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आपको अपने MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर्स को या फिर नोट्स को परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे। अगर आप गेस्ट पेपर्स को चाहते हैं, गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे एंड नोट्स के अंदर आपको जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी समरी मिल जाती है। समरी का मतलब है कि सारे चैप्टर्स की नहीं मिलेगी, बट जो भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर्स की समरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइज चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एग्जामिन करने हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, फीचर्स हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, फोकस। किस पे फोकस रहता है? फोकस ऑन ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसका जो पूरा फोकस होता है वो स्टडी करता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके बीच में? जो हमारी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनका इंटरेक्शन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, किस पे फोकस रहता है? ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप पे इसका फोकस रहता है। ये देखता है कि कैसे फॉरेस्ट, रिवर, क्लाइमेट, एनिमल्स और जो लैंड है वो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड हाउ ह्यूमंस इन टर्न मॉडिफाइड नेचर थ्रू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। कि कैसे जो आपके ह्यूमंस हैं उन्होंने नेचर को मॉडिफाई किया है, उसके बारे में भी ये बात करता है। तो समझ में आ गया आपको पहला पॉइंट कि ये क्या कर रहा है दोस्तों? मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है ये उनका अध्ययन करता है। ओके, फिर दूसरी चीज़ जो आपके एनवायरमेंटल हिस्ट्री है, अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो इसका नेचर आप बताएंगे कि इसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का एनवायरमेंटल हिस्ट्री है आपका, यानी कि ये कंबाइन करता है हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ, इकोलॉजी, बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स। तो जो आपके अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, अलग अलग विषयों को ये आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। इतिहास को भूगोल से, पारिस्थितिकी से, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान, हर सभी से ये जोड़ता है। इससे पर्यावरणीय इतिहास पारंपरिक राजनीतिक या सैन्य इतिहास की तुलना में अधिक व्यापक और वैज्ञानिक हमारा बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है दोस्तों, पर्यावरणीय इतिहास है, इसकी वजह से हमारा पर्यावरणीय जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक सैन्य इतिहास की तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों बन जाता है और इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये अंतर विषयी है, इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर वे पर्यावरणीय इतिहास, इस वजह से। एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री लॉन्ग टर्म चेंजेस पे फोकस करती है और शॉर्ट टर्म पे भी कर, जैसे कि ये स्टडी करते हैं हम इसमें कि कौन कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हमें क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है या फिर हमें डेजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है आपका? मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, ये सारे जो ओवर द सेंचुरीज, ठीक है, ओवर द सेंचुरीज आपके एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस हुए हैं उन सभी को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल जो आपके एनवायरमेंटल हिस्ट्री है ना गाइज, वो आपकी ट्रेडिशनल हिस्ट्री से अलग है। कैसे अलग है? तो ट्रेडिशनली जब हम हिस्ट्री को पढ़ते थे तो मेन फोकस हमारा किंग्स पे रहता था, वॉर्स पे, पॉलिटिक्स, इन सब पे रहता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारी जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है वो क्या कर रही है,
वो नेचुरल एलिमेंट्स को, मतलब नेचुरल जो हमारे एलिमेंट हैं जैसे कि रिवर, फॉरेस्ट, एनिमल, ये सब के इम्पोर्टेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। एनवायरमेंटल हिस्ट्री हमारे लिए कुछ सवालों को भी खड़ा करती है। सवाल कैसे? सम एथिकल क्वेश्चंस कि आप हमें कंजर्वेशन क्यों करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ह्यूमंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेचर, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर, इस तरीके के सवालों को ये खड़ा करता है। एनवायरनमेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ पे एक चीज़ और हम क्या देखते हैं कि इसमें एनालाइज किया जाता है, आज जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा इसमें एनालाइज किया जाता है। कॉलोनियलिज्म में ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था, ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन में हमने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, हमने क्या किया, मतलब जो भी जिन्होंने भी हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, फॉरेस्ट को, मिनरल्स को उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया। इस सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। ये इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ना ऑन द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के और कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनके ऊपर ये स्टडी करता है, ठीक है। तो ये जो एक आइडिया है ना कि हमेशा प्रोग्रेस वर्ड का मतलब हम पॉजिटिव ही समझते हैं, तो ये हमारा ध्यान इस चीज़ पे लाता है कि प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, और वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा गाइज हमें हमारे एनवायरनमेंट पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है, बिकॉज ये ह्यूमन हिस्ट्री को नेचर के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसकी अप्रोच हमारी इंटरडिसिप्लिनरी है, ये फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर। हाउएवर इट ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू डेटा एंड बैलेंस बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका एनवायरमेंटल हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे अब जो बात आएगी वो बात आएगी कि रिसेंटली पर्यावरणीय इतिहास में हाल के प्रवृत्तियों पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है कि फिलहाल हम यहाँ पे क्या क्या प्रवृत्तियाँ देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि केवल आप लोकल एनवायरनमेंट्स को नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ये लोकल एनवायरनमेंट से अब क्या हो गया है, हम ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ हमारा रुख बढ़ गया है। हिस्टोरियंस नाउ स्टडी क्लाइमेट चेंज, ओशन पॉल्यूशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, इस सब को एज अ ग्लोबल इशू देखा जा रहा है अब, ना कि ये किसी एक रीजन का रीजनल इशू अब ये नहीं रहा है। जो हमारे एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं अब हम उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखने लग गए हैं। नाउ देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। दूसरा, हम क्लाइमेट हिस्ट्री को पढ़ने लगे तो रिसेंटली ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी क्लाइमेट हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। स्कॉलर्स जो हैं वो कार्बन का जो डेटा है इसका यूज़ करते हैं, क्लाइमेट पैटर्न को हम समझ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी और हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्लाइमेट से कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है, ओके। और अब यहाँ पे अर्बन एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अंदर जो इंटरेस्ट है नाउ ग्रो कर रहा है। इंटरेस्ट कहाँ पे ग्रो कर रहा है? ग्रोइंग इंटरेस्ट इन अर्बन एनवायरमेंट हिस्ट्री। अब जो है रिसेंटली हम क्या देखते हैं कि शहरों में जो पूरा एनवायरनमेंट है, अब नाउ जो आपके हिस्टोरियंस हैं दे आर स्टडिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीज सच एज एयर पोल्यूशन, वाटर स्कैरसिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड अर्बन हीट आइलैंड। सो दिस ट्रेंड कनेक्ट एनवायरमेंटल हिस्ट्री विद अर्बन स्टडीज एंड पब्लिक हेल्थ। तो पर्यावरणीय इतिहास को शहरी अध्ययन से अब क्या करा जा रहा है दोस्तों? जोड़ा जा रहा है। एक बार मैं आपको तीनों पॉइंट्स बता देती हूँ। जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आप बताओगे कि स्थानीय पर्यावरण के अध्ययन से अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों का विश्लेषण करने लगे हैं। जो भी हमारे जलवायु परिवर्तन, महासागरों का प्रदूषण, वनों की कटाई, ये सारी जो वैश्विक समस्याएं हैं हम इनकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा बढ़ गया है। और अब जो है जलवायु इतिहास पर हमारा ध्यान बढ़ गया है। बर्फ़ की जो परतें होती हैं और आपके ट्री रिंग्स होते हैं, कार्बन डेटा का उपयोग करके पुराने जलवायु पैटर्न को समझा जा रहा है
और उसको मानव की जो गतिविधियां हैं और जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। और शहरी पर्यावरण समस्याओं की तरफ भी जो है हम उनका अध्ययन भी करने लगे हैं। शहरी तापद्वीप, कचरा प्रबंधन, जल की कमी, वो सब आ गया है। अब वापस से जो इंडिजीनियस और लोकल नॉलेज थी उसको अच्छा माना जाने लगा है। जैसे कि अब आप देखते होंगे कि बहुत बार आप इंस्टा वगैरह पे रील्स में या न्यूज़ में आप देखते होंगे कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, और कहा जाने लगा है कि इंडिजीनियस जो नॉलेज थी वो ज़्यादा अच्छी थी, कि पुराने समय में जो लोग थे उनको एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहना आता था। तो वापस से उन चीज़ों को रिवाइव किया जा रहा है। ठीक है, पारंपरिक जो ज्ञान है उसकी भूमिका पर जोर दिया जा रहा है। इतिहासकार या विश्लेषण करने लग गए हैं कि आदिवासी और जो हमारे ग्रामीण समुदाय थे, अतीत में जंगल, पानी और भूमि का जो कैसे वो प्रबंधन किया करते थे। तो सेम चीज़ों को वापस से अपनाने की कोशिश की जा रही है। एनवायरनमेंट का जो मुद्दा है वो कानूनी मुद्दा बन चुका है। ठीक है, जो मतलब एनवायरमेंटल जस्टिस की लोग मांग करने लगे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, कुछ डिजिटल टूल्स भी हैं जैसे सैटेलाइट इमेजेस हो गए, डिजिटल आर्काइव्स हो गए, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया GIS। तो ये सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिजिटल टूल्स भी हमारी हेल्प कर रहे हैं रीसेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको हाल के डेवलपमेंट्स बताने हैं कि इस समय क्या एनवायरमेंटल हिस्ट्री में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बताते हुए चलेंगे। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है कि ज़ियाउद्दीन जो बरनी है उसको एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन सल्तनत टाइम पीरियड पे क्यों समझा जाता था। तो ज़ियाउद्दीन जो बरनी है वो जब सल्तनत का समय चल रहा था दिल्ली में, सल्तनत काल के समय वो आता है, एंड उसने सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, कोर्ट के अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, उसने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, क्या उसने कई राजनीतिक घटनाओं, दरबारी मामलों और प्रशासनिक परिवर्तनों को स्वयं देखा जिससे उनके लेखन प्रमाणिक और विस्तृत बने। तो ऑब्वियसली क्योंकि उसने खुद चीज़ों को विटनेस किया है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो डेटा हमें प्रोवाइड किया वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है, प्लस हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड देखने के लिए मिलता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो बर्नी है उन्होंने 2 मेजर वर्क लिखे हैं। एक का नाम है गाइस क्या, तारीख तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाही। और जो दूसरी है वो है आपका फतवा फतवा ए जहांदारी। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही और ये जो फतवा ए जहांदारी है, ये 2 इनके मेजर वर्क हैं। ये जो आपकी बुक्स हैं इसमें आपको डिटेल्ड अकाउंट्स मिलता है किसके बारे में, उस टाइम पे जो रूलर्स रहे उनके बारे में डेटा मिलता है। उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सल्तनत पीरियड में, आपको पूरा उसके बारे में डेटा, एंड जो राइटिंग्स हैं उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और डिटेल्ड लगती हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में मिलता है, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे थे सल्तनत पीरियड में, वो सारा डेटा हमें ऑथेंटिक उसका मिलता है। अगर हम बात करें कि पहले बरनी से पहले क्या चल रहा था, तो जो ये बरनी है इससे पहले जो कोर्ट में जो भी उनके हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो केवल क्या करते थे, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, अपने राजाओं के बारे में प्रशस्तियां लिखा करते थे। तो वो जो एक परंपरा चली आ रही थी जिसमें उन्हें किंग को प्रेस करना होता था, वो सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन बर्नी ने इसका कुछ अपोजिट किया, उसने जो भी उनके रूलर्स थे उनको क्रिटिकली एनालाइज किया। ठीक है, उसने उन अपनी किताबों में उन रूलर्स की स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया है, साथ ही साथ उनकी वीकनेसेस को भी डिस्कस किया है। तो डेट इज़ वाई उसका डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो वर्क है वो हमें ज़्यादा बैलेंस्ड देखने के लिए मिल रहा है और स्कॉलरली देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो सुल्तानों की अच्छाइयाँ भी उन्होंने बताई हैं और उनकी कमज़ोरियाँ दोनों का उसने वर्णन किया है, जिससे उनका काम हमें अधिक संतुलित और विद्वतापूर्ण हमें लगता है। जो बरनी है उसने केवल रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि उसने चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो बरनी ने केवल घटनाओं का विवरण नहीं दिया है बल्कि राजा, न्याय, कानून, प्रशासन और शासन में जो धर्म की भूमिका होती है उसने उसके बारे में भी बताया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई बरनी का जो डेटा है दैट इज़ वेरी रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए उसका डेटा रिलायबल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सल्तनत पीरियड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनका एनालिसिस पूरा क्रिटिकल एनालिसिस है एंड पॉलिटिकल इंसाइट्स उसमें हमें काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं।
इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस कंपेयर करना है अबुल फजल और बदाऊनी के बारे में। जब अकबर का रीन था तो उस टाइम पे उन दोनों की जो राइटिंग्स हैं, यू नीड टू कंपेयर देम। तो आप पहले दोनों के बारे में जान लो गाइस कि जो अबुल फजल है वो कौन है। तो ही वॉज अ क्लोज कोर्टियर, ही वॉज द क्लोज कोर्टियर एंड चीफ एडवाइज़र, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो दी चीफ एडवाइज़र ऑफ द एम्परर अकबर। ही रोड विद द इंटेंशन ऑफ ग्लोरीफाइंग अकबर रूल। तो यहाँ पे अबुल फजल का जो लिखने के पीछे का इंटेंशन है वो क्या है, वो अकबर के रूल को पूरा ग्लोरीफाई करना चाहते थे एंड एक आइडियल रूलर की तरह अकबर को दिखाना चाहते थे। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अबुल फजल सम्राट अकबर के निकट सहयोगी और क्या थे, मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने अकबर के शासन को महिमा मंडित करने और उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा है। वहीं जो बदाऊनी है, ही वॉज ऑल्सो द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, बट वो यहाँ पे क्रिटिकल रहते हैं, खासकर अकबर के रिलीजियस और पॉलिटिकल जो व्यूज़ थे, इनोवेशंस थे, उसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बदाऊनी है, ही वॉज मोर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो अगर हम बदाऊनी के जो भी वर्क हैं उनको पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि उन्होंने अकबर को क्रिटिसाइज़ किया है एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी कंजर्वेटिव। बदाऊनी वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड ही वॉज ऑर्थोडॉक्स टू। इसके बाद आप दोनों के बारे में बताओगे तो देखो, अबुल फजल की किताब जो है गाइज आपको पता भी होगा, अकबरनामा लिखा उन्होंने एंड दूसरा आईने अकबरी लिखा। बदाऊनी ने जो है वो लिखा है, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, मुंतखाब उत तवारीख, ठीक है। ये बदाऊनी का वर्क है। सो अबुल फजल क्या करते हैं अपने अकबरनामा में, वो अकबर को एज अ डिवाइन लाइक, ठीक है। अब अकबरनामा और जो आईने अकबरी है उसमें वो अकबर को एज अ डिवाइन लाइक फिगर, टॉलरेंट एंड अ जस्ट रूलर बताते हैं और वो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं उसको सुलह और कुल से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अकबर को एक दिव्य, सहिष्णु और न्यायप्रिय शासक के रूप में दिखाया है। और वहीं पे जब हम बात करेंगे बदाऊनी की, तो वो दीन इलाही को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनको नहीं पसंद था अकबर का जो ये मतलब जो अकबर का लिबरल एटीट्यूड था ना टुवर्ड्स अदर रिलीजन, बदाऊनी को वो पसंद नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे अबुल फजल की फिर से। तो गाइज अबुल फजल की जो राइटिंग है, स्टाइल है, वो काफ़ी फॉर्मल है, पॉलिश्ड है एंड कैसा है, फिलोसोफिकल है। उनका जो वर्क है हमें सिस्टमैटिक और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, पॉलिश्ड का मतलब होता है आपका सुसंस्कृत, फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक है, उनका कार्य व्यवस्थित और प्रशासनिक प्रकृति का है। वहीं जो बदाऊनी का स्टाइल है, इट इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट एंड पर्सनल। और मोस्टली हमें बदाऊनी के वर्क में एंगर, फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स दी एंड ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड बेसिकली। तो बदाऊनी की शैली सरल है, सीधी है, व्यक्तिगत है और वो अक्सर क्रोध, निराशा और असंतोष को वो व्यक्त करते हैं। अबुल फजल की राइटिंग्स में हमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में मिलती है। और बदाऊनी के अकाउंट से हमें क्रिटिकल और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी मिलता है, ठीक है। दूसरा व्यू पॉइंट भी हमें बदाऊनी के वर्क से मिल पा रहा है। अब हम आगे चलेंगे कि जो वुमेन का क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन मूवमेंट एंड जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री, महिला आंदोलन और लैंगिक संवेदनशील इतिहास के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको महिला आंदोलन तो पता ही होगा कि जो आपके वुमेन मूवमेंट होते हैं, दे आर सोशल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स टू सिक्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो फीमेल्स के लिए बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और उनका जो सम्मान है उसको सुनिश्चित करना आपका वुमेन मूवमेंट में आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि जो वुमेन मूवमेंट्स हैं वो पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव और जेंडर बेस्ड इनजस्टिस को पूरा क्रिटिसाइज करते हैं। अब जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री क्या है, वुमेन मूवमेंट तो समझ गए ना। अब यहाँ देखो कि जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री क्या होती है। इसका मतलब होता है गाइज एक अप्रोच, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री इज अ अप्रोच टू राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिखने की एक अप्रोच जहाँ पे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू दी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके रोल एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का एंड अदर जो दूसरे जेंडर्स हैं जो क्या थे, मार्जिनलाइज्ड थे,
उनके बारे में और लिखा जाता है, मतलब ठीक है। तो वुमेन मूवमेंट ने क्या करा गाइस कि जो वुमेन मूवमेंट थे उन्होंने कुछ नए सवाल उठाए कि वाई वुमेन वर एब्सेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो एक नई रिसर्च शुरू होती है फिर महिलाओं के काम के बारे में, महिलाओं की फैमिली एजुकेशन के बारे में और उनके स्ट्रगल्स के बारे में भी इतिहास में फिर लिखा जाने लग जाता है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे सवाल उठाने लग गई थी कि वो क्यों एब्सेंट है हिस्टोरिकल नैरेटिव में से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने वापस से हिस्ट्री को रीराइट करना शुरू किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। जेंडर के पर्सपेक्टिव से दोबारा से हिस्ट्री को लिखना उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से जो वुमेन का हिडन कंट्रीब्यूशन था नेशनलिज्म के अंदर, रिफॉर्म मूवमेंट में, रेवोल्यूशन में, सोशल चेंज में, तो जो वुमेन्स का हिडन हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था वो हाईलाइट होता है जब हिस्ट्री को दोबारा से रीराइट किया गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। जेंडर के दृष्टिकोण से, लिंग के दृष्टिकोण से जब उसको दोबारा से इतिहास को फिर से लिखा गया। महिला आंदोलन ने जो भी पारंपरिक इतिहास में पितृसत्तात्मक जो पक्षपात था उसको वो चुनौती देते हैं, पैट्रियार्कल बायस को, एंड वो डिमांड करते हैं मोर इंक्लूसिव, ठीक है, समावेशी, बैलेंस्ड, यानी कि आपकी संतुलित। तो जो आप हिस्ट्री लिख रहे हो वो कहती हैं कि मेन और वुमेन दोनों के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखो, एक इंक्लूसिव और बैलेंस्ड हिस्टोरिकल राइटिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव प्लस बैलेंस्ड हिस्टोरिकल राइटिंग की वो बात करते हैं। और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक डेवलपमेंट हम देख पाते हैं। सो द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन मूवमेंट एंड हिस्टोरिकल स्टडीज लीड टू द ग्रोथ ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी विच फोकसेस ऑन वुमेन्स वॉइस, एजेंसी एंड जेंडर रिलेशन। तो ओवरऑल जो वुमेन मूवमेंट का फोकस था वो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को लेकर ही था, जिसका फोकस था वुमेन की आवाज़ को उठाने से जुड़ा हुआ था। तो हम देखते हैं कि वुमेन मूवमेंट और जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। जो वुमेन मूवमेंट है गाइस वो क्या कर रहा है, वो अवेयरनेस फैला रहा है, ठीक है। वुमेन मूवमेंट्स आर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रेशर दैट लीड हिस्टोरियंस टू अडॉप्ट अ जेंडर सेंसिटिव अप्रोच। तो यहाँ पे जब वुमेन्स ने एक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, हिस्टोरियंस पर उन्होंने प्रेशर डाला, तो यहाँ पे उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ कि अब उन्हें जेंडर सेंसिटिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री उनकी वजह से ज़्यादा इंक्लूसिव होती है, बैलेंस्ड होती है और जो है हिस्ट्री आपकी डेमोक्रेटिक हो पाती है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये इस वीडियो का। मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लो, दैट विल बी इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पास होने में हेल्प करेंगे। तो इतिहास नीचे से लिखने से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, तो देखो अब मेजर प्रॉब्लम जो है इज़ द लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। तो पहली प्रॉब्लम क्या है गाइज कि जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनकी कमी है, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल जो आपके पीजेंट हैं, वर्कर, वुमेन, ट्राइबल कम्युनिटीज़, इनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स ही नहीं मिलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इनके बारे में। और दूसरा, हिस्ट्री लिखने के लिए हम डिपेंडेंट हैं ऑन दी इलीट सोर्सेज, ठीक है। जो अमीरों के द्वारा दिए गए सोर्सेज हैं हम उन्हीं पर डिपेंड हैं, तो उन्होंने गरीबों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। हिस्टोरियंस को हमेशा रूलिंग क्लास और लैंडलॉर्ड और कॉलोनियल ऑफिशियल्स के डेटा पे जो सोर्सेज रहते हैं वो सारे होते हैं, तो उन सोर्सेज में आपको कॉमन पीपल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम ओरल ट्रेडिशंस की बात करें कि जो ओरल हिस्ट्री होती है, लोगों से सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करें, तो ओरल ट्रेडिशंस को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो ना। और अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो फोक सॉन्ग, स्टोरी और मेमोरीज से आपके जो चीज़ें हैं ऐसा लगेगा कि आपने एग्जेजरेट करा है, आप सच और झूठ के बीच में पता नहीं लगा पाओगे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर हमें कहीं पे भी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनकी वॉइसेस नहीं देखने के लिए मिलती हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जो स्ट्रगल्स थे, उनके रेजिस्टेंस, एवरीडे जो लाइफ है उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक ऑप्रेस्ड जो ग्रुप है ना सबको बता देते हैं कि हर कोई ऑप्रेस्ड ही था, किसान भी ऑप्रेस्ड थे, वुमेन भी ऑप्रेस्ड थी। तो ये हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया है चीज़ों को। जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब शोषित वर्ग के संघर्ष हैं हमने उनका आदर्शीकरण कर दिया है या अत्यधिक सामान्यीकरण कर दिया है, जिससे कि उनके अनुभवों में जो वास्तविक जो जटिलता थी वो हम नहीं देख पाते हैं। तो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में जानना है, बट उसको जानने के लिए हमारे सामने गाइस बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सम ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है MHI 108, 109, 1010, 111
एंड MPSC 004 और MGP 004 इनके जो है न्यू वीडियोस लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।